समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत ही सरल थे। वहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे और जिनके पास खेत नहीं होता था वे वहाँ के बड़े सेठ के घर पर काम करते थे। गांव में एक मूलचंद नाम का लालची व्यापारी रहता था जो गरीब किसानों को पैसे उधार देता था और जो समय पर नहीं लौटा पाते थे उनसे दुगना ब्याज वसूलता था। उस गांव में जीतू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता और उसकी पत्नी थी। आप पता नहीं मूलचंद सेठ के घर कैसे काम करते हो। वह कितना गुस्सा करते हैं, क्या आदमी है। नहीं कविता, ऐसे नहीं बोलते, वह हमारे अन्नदाता है, उनसे हमारा घर चलता है। हाँ हाँ, खाने का क्या हुआ, कितनी देर में बने। बस बन गया। यह क्या बस चावल है। सेठ जी के घर से जो तुम पैसे लेकर आते हो उसमें सिर्फ ये चावल ही बनते हैं। कितनी बार बोला है, मूलचंद एक नंबर का लालची आदमी है। तुमसे इतना काम करवाता है और देता क्या है, सिर्फ यह चावल के जितने पैसे। अरे जीतू लेट क्यों आया है, जा जाके काम कर वरना पैसे काट लूंगा। मुंशी जी, आजकल ये गांव वाले पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे? सेठ जी, गांव में एक बड़ा सेठ आया है। लोग कहते हैं कि उसका घर आपसे भी बड़ा है और वह लोगों को पैसे देता है बिना ब्याज के और बिना कुछ गिरवी रखे। अच्छा, ऐसा कौन सा सेठ आ गया, मिलना पड़ेगा। मूलचंद को बड़े सेठ से ईर्ष्या हुई और उससे मिलने के लिए चला गया। सेठ धनीराम का घर देखकर मूलचंद की आंखें चौंक गईं। सेठ धनीराम के घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा था जो बाहर पढ़ाई करता था। क्यों भाई, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को बिना ब्याज के पैसे देते हो। अरे भाई, इन गरीबों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला होगा। अरे सेठ, ये गरीब बहुत चतुर है, अगर ऐसे ही पैसे बांटते रहे तो ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे एक दिन। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब है, बस थोड़ा इनके काम आ जाऊं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, एक दिन ये पुण्य बहुत भारी पड़ेगा। और घर जाकर सो जाता है और पूरी रात सेठ धनीराम के बारे में सोचता है कि कैसे सबकी नजर में धनीराम को गिराओ। एक दिन मूलचंद चालाकी चलता है। वह रात को जीतू के घर जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है। कैसे धनीराम के घर पर जाकर उसकी तिजोरी में से चोरी कर लेता है। सुबह उठकर धनीराम की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी सुनते हो, हमारे घर चोरी हो गई। हमारे सारे गहने पैसे कोई चोर ले गया है। राम, मैं क्या करूं? धनीराम दौड़ते हुए आता है। थोड़ी देर में धनीराम के घर पर पुलिस भी आ जाती है और सारी बात सुनकर गांव के लोगों से पूछताछ करने लग जाती है, मगर किसी को कुछ पता नहीं होता है। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। पुलिस जीतू को गिरफ्तार कर लेती है और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जीतू, तुम मूलचंद के घर काम करते हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नौकर नहीं है, इसलिए पुलिस तुमको गिरफ्तार करती है। ले चलो इसको, कुछ दिन पुलिस थाने में रहेगा, सब सच बता देगा। कविता जीतू से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। क्या कविता, मैंने चोरी नहीं की है, मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाता हूँ। हाँ, मुझे पता है आपने चोरी नहीं की है, पर यह किसका काम हो सकता है। कविता सेठ धनीराम के घर जाती है। वापस लौटते समय उसको एक घड़ी मिलती है। वह उस घड़ी को देखती है, अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर वह उस घड़ी के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि वह घड़ी सेठ मूलचंद की है। वह एक तरकीब अपनाती है और मूलचंद के घर जाती है। कविता देखती है कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मेरे पति जेल में है, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, तुम्हारा पति ने चोरी कर ली, तुम मेरे घर भी चोरी कर लोगी, जाओ यहाँ से। मूलचंद के हाथ में वह घड़ी नहीं होती है और वह सारी बात समझ जाती। सेठ धनीराम और कविता पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस सेठ मूलचंद के घर जाते हैं। मूलचंद, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? साहब, कुछ दिन पहले ही मेरी घड़ी चोरी हुई है। नाम के जेवर और पैसे उसके अलमारी में से निकलते हैं। पुलिस मूलचंद को जेल में डाल देती है और जीतू को रिहा कर देती है। वाह जीतू, किस्मत वाले हो तुम, जो तुमको ऐसी पत्नी मिली